अब अपन देखेंगे आज, ये तो दूसरा मार्कर है, देखो वहां पर कहाँ रख दिया। आज अपन पढ़ेंगे उसी के आगे जो भाग 5 पढ़ रहे थे, भाग 5 में ही आज हम स्टार्ट करेंगे जुडिशरी वाला पार्ट। ठीक, वॉइस प्रॉपर आ रही है कि आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी वाला पार्ट। आपने देखा, चलो अब इसे भी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। जो भी एग्जाम दो, पीएससी की एग्जाम दो, एसआई वगैरह की एग्जाम दो, कोई सी भी एग्जाम दो, जहां भी कॉम्पिटेटिव वाली बात आती है वहां पर यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। हम फिर थोड़ा सा देखें, अब तो आपको ये चीज भी बर्डन लगने लगी होगी, बार बार यही लिखते रहते हैं। भाग 5, इसी में हम बात करें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक चीजें रहेगी। इसमें भी आप देखोगे तो यहीं पर आती है कार्यपालिका, यहीं पर आपकी आती है विधायिका, जिसे आप बोलते हैं लेजिस्लेचर, यहीं पर आती है आपकी न्यायपालिका, जिसे आप बोलते हैं जुडिशियरी, और यहीं पर आता है आपका केग, जिसे आप बोलते हैं कंपोटेटर एंड ऑडिटर जनरल। उसी के बाद में इसी की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। ये आता है आर्टिकल 78 से लेकर के 122 या 123 ही मानो, 122 मानो। उसी के बाद में ये स्टार्ट हो जाता है 124 से 147 तक, और यही आ जाएगा आर्टिकल 148 से लेकर के 151 तक। अभी हमने देखा कार्यपालिका देखी थी, कार्यपालिका में अपने पूरी चीजें देखी, सब राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा, कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, सब के सब आ जाते हैं काय में, कार्यपालिका में। विधायिका में देखा तो आपने पूरा संसद वाला पार्ट देखा, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कैसे सांसद होते हैं, क्या होता है, सब का सब यहीं पर आ जाएगा। विधायिका में ही आ जाता है कि आप कानून बनेगा तो कैसे बनेगा, विधेयक आएंगे तो कैसे आएंगे, ये सब चीजें, समिति वमिति सब आ जाती। अब बात आती है न्यायपालिका की, जुडिशियरी की। अब हाँ है? हाँ 123 आएगा, वो अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। यहीं पे 122 कहे, 123 कहे, 23 तक लिख लो, वो सब वहीं का वहीं आ जाता। अब जुडिशरी की बात करें तो न्यायपालिका, अब थोड़ा सा आज हमारी न्यायपालिका की फर्स्ट क्लास है, हम थोड़ा बेसिक वाला पार्ट देखेंगे, फिर आएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ध्रुवे जी। कि अब हम देखेंगे इस न्यायपालिका में जुडिशरी, आपने देखा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब देखेंगे तो हमारी पॉलिटी में भी यदि कहा जाए तो कार्यपालिका आप समझते हैं, कार्यपालिका का क्या काम है, विधायिका का क्या काम है, न्यायपालिका का काम है। जब इनके द्वारा किए गए कार्य अपने अपने सेपरेट होते हैं कि कार्यपालिका के कामों में विधायिका और न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका केस में विधायिका और कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। कब तक? जब तक वो संविधान के अकॉर्डिंग हो। जिस प्रकार से सभी अलग अलग कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका का अलग अलग होना ही कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। आप देखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस वगैरह जब आए थे तो इन्होंने ही, लॉर्ड कॉर्नवालिस वारेन हेस्टिंग्स के समय पे इसने शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, और यही चीज होती है कि शक्तियों का पृथक्करण दिया था कि यदि कार्यपालिका है तो कार्यपालिका में विधायिका, न्यायपालिका किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, न्यायपालिका है तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में नहीं हस्तक्षेप करेगी। कब तक? जब तक वो संविधान के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हो तब। आपने देखना कि कार्यपालिका यदि कोई कानून बनाएगी, वो विधायिका यदि कानून बनाएगी, जब तक वो संविधान के अकॉर्डिंग है तो संसद किसी प्रकार का वो न्यायपालिका किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगी। जब वो संविधान के अगेंस्ट जाएगा तब जाकर के इंटरफेयर करेगी। तो यही होता है सेपरेशन ऑफ पावर, और यही दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब हम देखेंगे तो अब हमारी जितनी भी चीजें चलेगी पूरी की पूरी चलेगी न्यायपालिका के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा हम फिर बेसिक की चीजों पे आए कि न्यायपालिका की भी यदि बात करें कि न्यायपालिका की शुरुआत कहां से हुई, कब से हुई, तो भारत देश आजाद हुआ तब बना सुप्रीम कोर्ट, बात तो उसके पहले से चल रही थी। अब अपन आते हैं उन्हीं चीजों पर, नोट पे ही ओपन किया जाए इसे, अरे चलो यहीं पे लेते हैं।
अब हम बात करें 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब आप बात करेंगे और भी हम पहले चले, और 1773 के पहले भी चले, तो आपने देखा भारत देश में राजाओं ने राज किया। राजाओं का राजपाट रहता है तो राजाओं के नियम कानून अपने अकॉर्डिंग रहते हैं। जैसे आपने देखा था बाहुबली मूवी, बाहुबली मूवी में भी आप देखेंगे तो वहां का राजा चल रहा है, हाँ ये कौन है, तो जो राजा कहता है उसी के अकॉर्डिंग दंड दिया जाता था। पहले तो कोई कोर्ट वोट होते नहीं थे, जो चीज होती थी उनके अकॉर्डिंग होती थी, राजाओं के हिसाब से नियम कानून होते। और भी चीजें धीरे 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 बढ़ती आई। फिर आप पूरा इतिहास को ही कनेक्ट करें, बाद में राजाओं का शासनकाल रहा। राजाओं के शासनकाल के बाद में आप देखेंगे मुगल का वो दिल्ली सल्तनत भी चला, मुगल काल भी चला। मुगल काल चलते 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 उत्तर मुगल काल आ गया। मुगल काल ही चल रहा था जब ही जहांगीर से अंग्रेजों ने अनुमति ले ली 1600 ईस्वी में, जब आप देखेंगे अकबर का शासन चल रहा था। उसी के बाद में इधर 1608 1611 में टॉमस रोर आते हैं, परमिशन लेते हैं। उसी के बाद में जैसे जैसे आप और भी पढ़ेंगे कि 1757 में होता है प्लासी का युद्ध, 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। अंग्रेज थोड़े मजबूत होते हैं। 1764 में होता है बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कमांड कर लेते हैं भारत के ऊपर। अब यही जो चीजें करने लगेंगे तो उसके बाद में 1764 में तो बक्सर का युद्ध हो गया, अंग्रेजों ने अपना यहाँ पे कारोबार सब जमा लिया। एक्चुअल में यदि कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बिजनेस ही करने के लिए थी, उसका काम ही था कि यहाँ बिजनेस करो, पैसा कमाओ और जाओ, राजनीतिक चीजों में इंटरफेयर करना ही नहीं है। जैसे जैसे उनने देखा कि यार बिजनेस तो कर ही रहे, राजनीतिक चीजों में इंटरफेयर करने लगे, और राजनीति तो चीज ही ऐसी की ऐसा ही काम चलता है कि राजनीति हर कोई आना चाहता है, हर कोई आना चाहता है। तो जैसे वो राजनीतिक चीजों में आए, फिर उन्होंने देखा कि बक्सर के युद्ध के बाद में यहाँ पर भारत में राज करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप बक्सर के युद्ध के समय की चीजें देखेंगे तो बंगाल के नवाब भी निपट गए थे, अवर के नवाब भी निपट गए थे, मुगल काल में भी निपट गए थे, और इधर उत्तर मुगल काल में आखिरी में बहादुर शाह जफर वगैरह ये चीज रहती, शाह आलम द्वितीय रहते, उस समय शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होता है। उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1774 में कलकत्ता में ये कोड बनाते हैं कि 1774 में ही ये क्या करते हैं, 1773 के, हाँ, पीएम और वाइस प्रेसिडेंट तो लर्न ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं लर्न हो रहे प्रीति? क्यों नहीं? पीएम और वाइस प्रेसिडेंट तो लर्न ही नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? सब बार बार देखो, हम आपसे बताए जब ऐसी चीजें आए ना, एक बहुत अच्छा आपके पास पुरानी वाली कोई नोट्स होगा, जो भी पुराना वाला, नए की बात नहीं कर रहा, जिससे आप पढ़ रहे इसकी बात नहीं कर रहा, मैं पुराने वाले का बोल रहा हूं। पुराने वाली लो, उसको उस पेज को फाड़ो जितने में लिखा हुआ है, और जिस जगह आपका टाइम एक्स्ट्रा में स्पेंड होता है, एक्स्ट्रा में स्पेंड होता है मतलब किसी से बात करने लगे तो बात करते 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 देखने लगे, बस उस कागज को देखते रहिए, बात करते रहो, उस कागज को देखते रहो, आपको चीजें याद हो जाएगी। हाँ सब ट्रिक से याद कर लो, हाँ, कि सब चीजें याद हो जाएगी, और बहुत अच्छा रहेगा कि आपसे पूरे 9-10 के 10 क्वेश्चन बनने लगे। तो 1774 में क्या होता है, यहाँ पे कलकत्ता में कोर्ट की ये होती है, और उस समय पे होता है वारेन हेस्टिंग्स। 1774 में कलकत्ता में कोर्ट बनाता है, और उस समय होता है वारेन हेस्टिंग्स। अब आप और भी देखेंगे, हिस्ट्री में ही देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के बाद में और जब चीजें चलती जाएगी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, और लॉर्ड कॉर्नवालिस शक्तियों के पृथक्करण की बात करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका में नहीं घुसेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका में नहीं घुसेगी, विधायिका में नहीं घुस, सब अपने 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 सेपरेट है। जिस दिन आप मतलब ये संविधान के अगेंस्ट चीजें जाएगी तब चीज आएगी, अदरवाइज कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये होता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब इसी के बाद में क्या हुआ, एक और इसके बाद की बात आती है, फिर समय आता है 1860। 1860 में ये क्या करते हैं, 1774 के बाद में 1860 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियां होती है, कि 1860 में एक चार्टर एक्ट आता है, और इस चार्टर एक्ट के तहत
ये 3 प्रेसिडेंसियां होती है। एक होती है कलकत्ता, एक होता है मद्रास जिसको आप चेन्नई वगैरह बोलते हैं, और एक होता है बॉम्बे। इनमें क्या करते हैं, ये कलकत्ता मद्रास बॉम्बे में ही कोर्ट की स्थापना करते हैं। जो हाई कोर्ट चला करता है उसी की स्थापना करते हैं। पहले आप देखेंगे सब पूरी चीजें चलती थी। लॉर्ड कार्नवालिस वारेन हेस्टिंग्स ने पहले कलकत्ता में स्थापना की, उसने शक्तियों का पृथक्करण किया। 1860 के चार्टर एक्ट के तहत इन्हें अलग अलग प्रेसिडेंसियों में चीजें चलने लगी, और चीजें चल रही थी और समय बढ़ता गया। फिर आप देखेंगे 1860 के बाद में आप 1893 में एक अलग चार्टर एक्ट आएगा। उसके बाद में देखेंगे 1900 मतलब 1853 वगैरह, इसके पहले वाला रहेगा 1793 में। उसके बाद में आप देखेंगे तो आएगा समय 1919 में भी एक्ट आया, लेकिन आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब ये भारत शासन अधिनियम जो आता है 1935 का, तो ये क्या करते हैं कि इसके बजाय एक फेडरल कोर्ट की स्थापना करते हैं जिसे संघीय न्यायालय कहा जाता है, जिसे कहा जाता है फेडरल कोर्ट। ये इसके तहत कि ये करते हैं फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना। अब यदि कहा जाए कि 1935 में भारत का तो कोई संविधान बना नहीं था, भारत देश तो आजादी 1947 में हुआ, संविधान बनते बनते 1950 हो गया। अब फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और जब इसकी स्थापना की जाती है तो हमारे देश में यदि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई फैसला सुना दिया तो आप उसके अगेंस्ट कहीं पे अपील करने नहीं जा सकते हो, उसके अगेंस्ट अपील करने नहीं जा सकते क्या? आप जा सकते हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन दया याचिका मांगने, अपील करने नहीं जा सकते। वो अपील ही नहीं है, वहां पे आप केवल आपकी दया याचिका लगा सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज हो गई, मेरे को माफ कर दो, मेरे को फांसी की सजा होगी, इसको माफ कर दो। अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है, सुप्रीम मतलब फेडरल को ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट लेवल पे है कि उसके अगेंस्ट कहीं अपील नहीं कर की जा सकती। लेकिन जब इन्होंने फेडरल कोर्ट बनाया था, कि जब इन्होंने फेडरल कोर्ट बनाया था, तो इस फेडरल कोर्ट की अपील की जा सकती थी ये प्रीवी पर्स करके था, ये इंग्लैंड में था, कि इस फेडरल कोर्ट के अगेंस्ट की जा सकती थी, प्रीवी कोर्स जो था वहां पर अपील की जा सकती थी। अब मुझे एक बात बताओ कि भारत की बात है, भारत ने यदि फेडरल कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया और उसकी अपील आप इंग्लैंड में जाकर के कर सकते हो, ये प्रीवी पर्स तो इंग्लैंड में था, यदि वहां पर अपील कर सकते हो तो ये कहां का सुप्रीम हो गया भाई? उसके ऊपर भी तो कोई ना कोई है। अभी आज की तारीख में भारत में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि उसने सुना दिया तो आप केवल और केवल राष्ट्रपति दया याचिका के लिए जा सकते। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो फेडरल कोर्ट बनाया गया था, तो इसकी भी अपील की जा सकती थी इंग्लैंड में जो प्रीवी पर्स था, क्योंकि जब तक तो अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था, अंग्रेजों का ही शासन चल रहा था, तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती थी। ये चीज चलती गई। जब भारत देश का संविधान बना, जब भारत देश का संविधान लागू हुआ कब लागू हुआ भारत देश का संविधान? 26 जनवरी 1950। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तो लागू होने के बाद में इसको भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली। अब आपको कहीं पे दिखेगा 26 जनवरी नहीं, 28 जनवरी को पहली उसकी बैठक हुई थी, कि 28 जनवरी को पहली बैठक हुई थी, लेकिन 26 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और दिल्ली में बनाया गया। तो भारत के संविधान जब लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर बना? हाँ,
पाकिस्तान में एक दिन 14 तारीख को मनाते ना, 14 अगस्त मनाते, जब भारत देश आजाद हुआ। ठीक है, इन लोगों ने, हाँ, प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन में थे, ठीक है। हाँ देखते हैं अब इसको कि सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया कहाँ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में बनाया गया। अब आप देखेंगे पहली मीटिंग हुई थी, उसकी पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को, 28 जनवरी 1950 को बैठक। अब आप देखेंगे तो ये तो इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। अब आता है सुप्रीम कोर्ट, अब हमें पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट से। अब आर्टिकल 124 से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। ये तो उसके पहले की स्टोरी की कैसे क्या आया और क्या। अब भारत देश की बात करें तो भारत देश में जुडिशियरी की बात करें, न्यायपालिका, भारत देश में न्यायपालिका इकहरी न्यायपालिका है। इकहरी न्यायपालिका मतलब क्या दोहरी भी होती है? हाँ दोहरी भी होती है। आप देखेंगे कि यूएसए सबसे ज्यादा कंपैरिजन की जाती थी, यूएसए ना ब्रिटेन ही चलता है ज्यादा, सबसे ज्यादा, क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया और अमेरिका के संविधान से बहुत सारी चीजें ली गई, तो सबसे ज्यादा ली गई है वहां से। भारत देश में न्यायपालिका चलती है तो कैसी एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत और दोहरी में क्या फर्क होता है? जैसे हम कहें हमारे भारत देश में राज्य है, राज्य से ही मिलकर के क्या बना हुआ है? केंद्र। कोई राज्य अलग और केंद्र तो अलग है नहीं। आप यदि पूरे भारत को कहा जाए मध्य प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश के पास में भूभाग है, लेकिन भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ना कि भारत कोई स्पेसिफिक स्टेट है। वो तो क्या है? राज्यों का संघ है। अब जब राज्यों के संघ की बात करें तो, हाँ राज्यों के संघ की बात करें तो भारत देश में केंद्र में जो है सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में अपने हाई कोर्ट है। लेकिन यदि हम यूएसए के मैटर में बात करें तो यूएसए में आपने देखना, मान लो, चलो ऐसे ही लिखना पॉसिबल रहेगा, ये हर एक बात को मैं मान के चलता हूं कि अमेरिका यूएसए में एक राज्य है। हर राज्य यूएसए में 50 राज्य है, 85 राज्यों का अपना 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 कोर्ट अलग है। उस राज्य से रिलेटेड जितनी भी चीजें होगी उस कोर्ट में सुनी जाएगी। और ऐसे मामले जो, क्योंकि वहां पर आप देखोगे तो वहां पर क्या है? यूएसए क्या है बना? यूएसए यूनियन नहीं है, क्या है? कन्फेडरेशन है, फेडरेशन है, क्या है? आप देखेंगे वहां पर तो हर राज्यों का अपना एक अलग अलग कोर्ट है, और पूरे के पूरे केंद्र का भी एक कोर्ट है। लेकिन केंद्र वाले जो सेंट्रल वाले मामले होंगे सेंट्रल में ही सुने जाएंगे, राज्य के मामले राज्य में ही सुने जाएंगे, क्योंकि जब तक वहां के राज्य है तब तक है, उसके बाद नहीं है तो नहीं। तो हर राज्य अपनी चीजों का फेवर अपने पास में करता है। लेकिन भारत देश में क्या है? भारत देश में राज्यों का संघ है, इसलिए हमारे देश की जो जुडिशरी है तो वो अलग अलग मोड पे। अब आप देखेंगे इस जुडिशरी में सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, उसी के बाद में नीचे आता है हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो पूरे भारत में क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक है। पूरे भारत देश में केवल और केवल एक सुप्रीम कोर्ट है। इसी के बाद में आप देखेंगे हाई कोर्ट, इसी के बाद में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे मुंसिफ न्यायालय। हाँ हाँ, वो जो चीजें होती है, जैसे आप देखेंगे मुंसिफ न्यायालय में बहुत सारे निपटारे आप एचडीएम के सामने ही हो जाते हैं। एडीएम एचडीएम के सामने पेशियां होती, तहसीलदार के सामने पेशियां होती, वो चीजें। और भी आप उसके नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगी यहां पर न्याय पंचायत, कि यहां पर मिलेगी आपको न्याय पंचायत। न्याय पंचायत सुना है क्या? सरपंच होना आपने देखा होगा, गांव में ही क्या होता है, कोई मामला हो गया तो कोर्ट वोटन जाते हैं, गांव में पंचायत बैठेगी और पंचायत ही निपटा देगी मामले को।
एक काम करो, जो भी लेना देना हो तू भी माफी मांग ले, ये कर ले भाई, इतना तेरे को जुर्माना दिया जाता है, पंचायत ने जो फैसला कर दिया, हाँ चलो राजी मर्जी में सब चीज चलती है, सब चीज चलती। अब इसे ही कहा जाएंगे, जब आपने देखा तो इस लेवल पर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। अब आप इसको देखने के लिए जाएंगे तो ये जो हायर वाला पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे 124 से लेकर के 147 तक में। इसको हम पढ़ेंगे, ये स्टार्ट होगा 214 से लेकर के ये मान के चलो 232 तक के करीबन ये चलेगा। उसके बाद में इन नीचे वालों को पढ़ेंगे तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है ना, इसे कहा जाता है हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और इसके बाद में ये जो नीचे के 3 आते हैं इन्हें कहा जाता है लोअर जुडिशरी, निम्नतम जो न्यायालय होते हैं वो। हायर में हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ेंगे, लोअर वाले पार्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ेंगे, मुंसिफ न्यायालय पढ़ेंगे, न्याय पंचायत पढ़ेंगे। आप कभी कभी देखते हैं तो हमारे सामने से एक जज की गाड़ी निकलती, तो कभी तो लिखा उस पर लिखा होता है जिला न्यायाधीश लिखा होता है, कभी लिखा होता है सत्र न्यायाधीश लिखा होता है, कभी लिखा होगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश। एक्चुअल में वो जो कुछ होती है वो किस प्रकार के केस की हियरिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी पोस्ट होती है कि कब वो जिला न्यायाधीश। पूरा हम यदि इसको पढ़ेंगे ना, ये जिस दिन भी आपकी कंप्लीट होगा बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। और आज की तारीख में जो लोअर कोर्ट वाले जो पार्ट आते हैं ना, इसका ही सबसे ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है। लोगों को धमका चमका के उसके नाम की रिपोर्ट डलवा देना, ये करवा देना, और महिलाएं सबसे ज्यादा मिसयूज कर रही है। तो जो आधा अधूरा कानून है उसका खूब खतरनाक कर रही है। अब उसी को करने के लिए आप देखेंगे, हम निचली अदालत देखेंगे तो उसमें भी चीज आएगी। तो चलो ये चीज समझ में आएगी, सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट क्या है। अब आप 2 चीजें देखेंगे। देखो आज की क्लास रहेगी ना, आज की क्लास हम बेस बनाने के हिसाब से पढ़े, जैसे भी एक बार वो रिदम बनी, आपका बेस कंप्लीट हुआ कि हम फिर पूरी तरीके से कंसेप्चुअल चीजों पे आ जाएंगे। एक होता है जुडिशरी पावर मतलब न्यायिक शक्तियां, और एक होती है प्रशासनिक शक्तियां। आप एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायिक वाले पार्ट की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है हाई कोर्ट। किन चीजों को लेकर, न्यायिक चीजों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट किन चीजों के लिए, न्यायिक चीजों के लिए। जो भी न्याय की बात होगी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगी। लेकिन हाई कोर्ट का अपना एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, राज्यों के अकॉर्डिंग चलेगा, राज्यों के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन ये जितने भी निचली अदालतें हैं, इन निचली अदालतें का जुडिशियल मतलब न्यायिक शक्तियों की बात करें या प्रशासनिक, दोनों की दोनों हाई कोर्ट के अंडर में चलती। मतलब हाई कोर्ट जब हम पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के पास पूरा पावर है कि निचली अदालतों के बीच में इनकी न्यायिक चीजों को भी देख ले, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को भी देख ले। सबका निरीक्षण कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की केवल जुडिशियल पावर के बारे में देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक शक्तियां नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास में, केवल और केवल है जुडिशियल पावर है। तो ये चीज समझ में आई, जुडिशियल पावर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आता है हाई कोर्ट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे नहीं। और निचली जितनी अदालतें हैं सब की सब हाई कोर्ट के इसके अंतर्गत आती है। तो हमारे यहां पर कैसी एकीकृत न्यायपालिका अपनाएगी। एक जगह पे कोई चीज होती है तो आप उसके अपर वाले पार्ट पे मतलब केस लगा सकते हो, स्टे ला करके ऊपर जा सकते हो, और जा सकते हो मतलब उसको स्टे लगवा सकते हो। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं नहीं जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाएंगे तो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास दया याचिका मांगने जा सकते हैं कि हमारी चीजें हो गई, इसको माफ कर दो रही। इसके अलावा इसके अगेंस्ट कहीं नहीं जा सकते। जैसे अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में जो हुआ था, बांग्लादेश की जो एक ट्रिब्यूनल थी, ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई। अभी हम पढ़ेंगे, अब जब आर्टिकल 323 पढ़ेंगे, 323 में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे अधिकरण ट्रिब्यूनल। जैसे आप देखते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जब कोई ट्रिब्यूनल कोई केस पे डिसीजन देगा तो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो आप कुछ नहीं जा सकते हो। दूसरी बात अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यदि कोई दे दिया, भाई इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है, लेकिन यहां पर चलती है संविधान की पीठ हो। गलत एक आदमी हो सकता है, 5 लोग में थोड़ी नहीं इकट्ठे गलत होंगे। और इनमें जितने भी फैसले लिए आते ना उससे डिफरेंस से लिए जाते। जैसे आप देखेंगे कि बाबरी मस्जिद का फैसला आया, उसमें भी कितने जजों की बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी। उसमें कितना 4-1 से फैसला था ना, कितना था, 3-2 से था, 4-1 से फैसला था। उसको भी चलो आगे देख। तो ये समझ में आ गया कि एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है।
अब अपन आएंगे इसी के आर्टिकलों में, आर्टिकल 124 के अंतर्गत अब अपन धीरे से जाएंगे। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुई। बाद में उसको नई दिल्ली कहा गया, दिल्ली में हुई थी। उसी के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट बना तो ये पूरा का पूरा काय में आ जाता है? आर्टिकल 124 के अंतर्गत। अब 124 के सब आर्टिकल आते हैं। न्यायपालिका 124 से लेकर के 147 तक हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 बोलता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट होगा और कहां पर होगा? दिल्ली में होगा। और जब सुप्रीम कोर्ट होगा, दिल्ली में होगा, तो अब उसकी चीजें उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का गठन, इसका गठन कब होगा? 26 जनवरी 1950 को, कि 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। अब इसकी पहली मीटिंग होती है, इसकी पहली मीटिंग होती है 28 जनवरी को। अब यदि कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का गठन तो हो गया 26 जनवरी 1950 को, अब सबसे ज्यादा आर्टिकल चलेंगे 124 के सब पार्ट में, और ये प्रश्न आ जाते तो सब निपटा जाते, क्योंकि इसके जो ऑप्शन होते हैं ना, 124 का 1, 124 का 2, 124 का 3, 124 का 4, इन्हीं चीजों में चलते हैं। अब आप देखेंगे कि इसी का पहला आर्टिकल आता है 124 का 1। यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। अब जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो जिस समय सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना, जिस समय सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट बना, उस समय पर एक तो थे सीजीआई प्लस 7 थे अन्य न्यायाधीश। कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट बना उस समय एक तो थे सीजीआई और 7 थे अन्य न्यायाधीश। अब आप देखेंगे बात कब की है? 1950 की। 1950 में जब इस प्रकार से था और टोटल मिलाकर के कितने थे? 8 लोग थे। फिर समय समय पर आप देखेंगे जनसंख्या 1950 में 1950 के हिसाब से होगी। आज देखें तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि क्या करें, सब जगह तो अति हो गई है, सब जगह चीजों में। और व्यक्ति भी कमाने के चक्कर में, को तो ये नहीं समझ में आता है कि कभी कभी शादियों में या हाँ आराम से जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन समझ में नहीं आता क्या जहरी खा के आ रहे। अरे मुझे एक बताओ, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, लोगों ने जो गाय बैल भैंस पालते थे, बकरी पालते थे, सब लोगों ने जानवर पालना कम कर दिया। डिमांड सब चीज की बढ़ गई है। मोबाइल किसका है? कि लोगों ने जानवरों को पालना कम कर दिया, लेकिन किसी भी शादी में मिठाई 4-4 रंग की बन रही है, पनीर की किसी के पास कमी नहीं आ रही है, और कहा जाए रस मलाई अलग बन रही है। मार्केट में जाओ तो इतनी मिठाई की दुकानें खोलती यार, उनके पास भरपूर मिल रहा है। दूध पहले साला एक बार चाय पीते थे, 4-4 बार चाय, दूध की भी कमी नहीं आ रही। अब क्या पता क्या खा रहे, इसीलिए आ रहा है हार्ट अटैक। हाँ, तो जैसे 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 जनसंख्या बढ़ती गई और लास्ट में 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ ये तो था मूल संविधान में। मूल संविधान में कितने थे? 8। लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ, 2019 के बाद बोल दिया कि एक तो होगा सीजीआई प्लस 33 होंगे अन्य न्यायाधीश। कि एक तो होगा ये और 33 होंगे अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 34। कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या होगी 34। अब ये तो हो गया 124 का आर्टिकल 1।
कि इसके अंतर्गत आ जाएगा क्या, न्यायाधीशों की संख्या, कि कितने न्यायाधीश होंगे। उसी के बाद में फिर आप जैसे आगे भी जाओगे तो दूसरा आता है आर्टिकल 124 का 2 ना? नहीं, बीच में और बढ़ते गए, आप देखेंगे बीच में बढ़ाने के बाद में 8 के बाद में 15 हुए, 15 के बाद में 26 हुए, फिर बाद में कहा जाए इस 2019 के पहले 31 थे, 30 प्लस 1 था, फिर उन्होंने 3 की संख्या और बढ़ा दी, बीच में बढ़ाते गए। अब हमने पूरा लिखा, हम तो अभी की बात करें कि मूल संविधान में कितना था। दूसरी बात, यदि ये जितने भी जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, किसी भी प्रकार इसको बढ़ाने घटाने का अधिकार है संसद को। संसद से ही बढ़ेगी घटेगी, कोई राष्ट्रपति डायरेक्ट साइन करके नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ नहीं। हाँ, ये बोल देंगे कि काम बहुत ज्यादा पेंडेंसी, अभी आप देखो लाखों के मामले में केस, और अब तो ऐसी बात बोलते हैं कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। आप देखेंगे वो बिहार में वो जो जिनके ऊपर रिश्वत का आरोप लगा था, 100 रुपए की रिश्वत में जितने साल 39 साल जेल रह गया आ गया व्यक्ति, उसके बाद में बोले तो वो तो आरोप बाइज्जत बरी किया जाता है। अरे क्या है सब, हाँ अरे जिंदगी पूरी खत्म हो गई। दूसरा अभी आज और हम देख रहे थे, आज जो पेपर में भी मैं देख रहा था, एक बहुत अच्छी स्टोरी है दैनिक भास्कर का, वो जो एडिशन आता है उसमें मैं वो पेपर पे देख रहा था। एक भिंड का लड़का है, अभी उसके मैंने भी पूरा पढ़ा नहीं, वाकई में वो व्यक्ति जेल तक रह के आया है, और जेल में रहने के बाद में बोलते हैं ना कि डेस्टिनी आप मेहनत करो, हाँ क्या आप मेहनत करो तो आपको उस लेवल पे ले आती है। वो व्यक्ति जेल तक रहा, बहुत सारे संघर्ष किए, नौकरी वो पढ़ना भी छोड़ दिया, लेकिन वो डीएसपी बने। बहुत अच्छी मोटिवेशनल बहुत शानदार स्टोरी है, लेकिन मैं पूरी पढ़ नहीं पाई, भी सुबह से आज ही देखी, आधे घंटे पहले मैंने उसको देखा करा। तो हाँ वो फिर बन के आया। तो वाकई में आप यदि मेहनत करोगे ना तो उस लेवल पे व्यक्ति आ ही जाता है। हाँ डेस्टिनी जिस जगह ले जाना ना, वही आपको इसके पूर्व जन्म में बहुत पाप किए हैं तो इस जन्म में भुगतना भी पड़ेगा। हाँ उनको सब पूरे परिवार को जेल में डाल दिया, बुआ फूफा ने जमानत पे ला करके निकाला, और यहाँ तक कि लोग इतनी इस लेवल की नीच हरकतों पे आ जाते हैं कि वो लड़का इंदौर में रह के तैयारी कर रहा था, इंदौर में रह के तैयारी कर रहा था, यहाँ सीसीटीवी कैमरे में आ रहा, और वहां उसके नाम की एफआईआर हो गई, उसको फिर आज जेल में अंदर डालने करने की बात आ गई थी। ऐसी तो हालत है लोगों की। हाँ 2 बार जेल में होके आया है, जमानत पे आया फिर पड़ा। और आदमी, फिर मैं आपसे फिर कहूं, जीवन में यदि आदमी ठान ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं कहूं एक बार जुनून सर पे सवार हो जाए ना, और उसका सपना यह था कि उसके पिताजी डीएसपी बनना चाहते थे, और उनने 1993 से लेकर 2000 तक 5 बार पीएससी की मेंस दी थी, और 5 बार मेंस देने के बाद में वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, और उनके ऊपर फिर लड़ाई झगड़े और ये आरोप, फिर उन्होंने कहा 2000 के बाद उन्हें परीक्षा देना छोड़ दिया। लेकिन उनका सपना जब ये बेटा देखता था, जब तो वो छोटा था, जब पिताजी पीएससी की परीक्षा दे रहे थे 2000 के समय तक, तो ये तो बहुत ही छोटा हो, लेकिन उनने जब चीजें देखी और इनने देखा कि बाद में फिर इसकी परीक्षाएं भी निकली, पुलिस कांस्टेबल ही बन गया, तो पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग वाले पार्ट हुआ, तो पिताजी ने कहा डीएसपी नहीं बनना है क्या। फिर व्यक्ति रुक गया, फिर और परीक्षा दी, वर्ग 1 में हो गया, परीक्षा सब इंस्पेक्टर में दिया, वर्ग 1 में हो गया, लेकिन आखिरी में वो व्यक्ति जो पिताजी को डीएसपी बनना था। बहुत अच्छी बहुत मोटिवेशनल वाली स्टोरी। अब मैंने पूरी पढ़ी नहीं क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर जल्दबाजी में था, तो देखेंगे तो क्या होता है। हाँ डीएसपी बन गए, क्या बात प्रीति, ये कब की स्टोरी, कब की है, सब लोग जानते। हाँ तो आप देखो क्या होता है लाइफ में। हम आपसे फिर बताए, जीवन में पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं। यदि आपने बहुत अच्छे से चीजें सीख ली ना, बहुत अच्छे से चीजें सीख ली, पैसा कमाना कोई बड़ी चीज थोड़ी नहीं। व्यक्ति है कि अच्छा व्यक्ति बनना मुश्किल है जीवन में तो। हाँ अरे बिल्कुल, उनने दूसरी तीसरी स्कूल विभाग में सहायक पहले नायब तहसीलदार, फिर स्कूल शिक्षा विभाग में नायब सहायक संचालक, उसके बाद में डीएसपी। और बात तो अब आई कि जब पिताजी डीएसपी बनना चाहते हैं और वो व्यक्ति डीएसपी बन गया। और हम आपसे फिर बताए, परीक्षा ये लोग बोलते ना कि यार पढ़ लिख के हम गए जीवन में एक बार एक अच्छे व्यक्ति बन गए ना, तो नौकरी वोकरी कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। नौकरी कोई चीज नहीं, आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो। हम बोले कैसे परीक्षा नहीं निकले, और नहीं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैं बोल रहा जितने भी एक चीजों को देख रहे हैं अभी आने दो। देखो जिस इस एग्जाम की फॉरेस्ट वाले एग्जाम का, तो मैं आपको चैलेंज से कहूं कि यदि आपने फुल डेडिकेशन से पढ़ लिया पूरे प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप परीक्षा कोई नहीं रोक पाएगा, तुमने खुद ने कबाड़ा नहीं किया तो, क्योंकि उसके जिम्मेदार खुद हो गए। नहीं, यदि प्रॉपर पढ़ लिया तो वो कोई नहीं रोक पाएगा। हर एग्जाम एक प्लानिंग मांगती है, एक स्ट्रेटजी मांगती है। नहीं तो बर्बाद करने के लिए तो हजारों चीजें होती है। गौतम गंभीर बर्बाद कर रहा है टेस्ट क्रिकेट को कि इतने एक्सपेरिमेंट करो, सबको बर्बाद कर दो। और लोग कहेगी गालियां देने लग जाए। भाई एक्सेप्ट कर लो कि तूने वर्ल्ड कप जिताया तो हरवाना छोड़वा देगा, चलो अपन फिर भटक जाएंगे यहाँ से। तो अभी क्या है, वर्तमान में इतने न्यायाधीश है। अब
आर्टिकल 124 के ही जो हम सब पार्ट देखेंगे, सब पार्ट में अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। अब भाई एक सीजीआई होगा, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब यदि मान लो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तो होगी, नए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी तो होगी। कैसे होगी नियुक्ति? उसके बाद में भी यदि कहा जाए कि नियुक्ति के बाद में न्यायाधीश आएंगे तो उनके लिए कुछ न कुछ योग्यताएं भी होगी। अब अपन उसी में देखते हैं आर्टिकल, पहले अपन 124 का 2 ना देखते हुए पहले देखेंगे 3। ये एक्चुअल में ये बोलता है कि न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए। आर्टिकल 124 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनना है तो न्यायाधीश कैसे बनेंगे, क्या चीज होगी, और इसके लिए होता है कि योग्यताएं क्या होगी। अब योग्यताओं की बात करें तो यदि मान लो सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति को जाना है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो व्यक्ति क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं रखता हो। अब योग्यताओं के लिए क्या है कि पहली बात, भारत का नागरिक हो, कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात कहें कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाना तो कम से कम 5 साल लगातार हाई कोर्ट में कहीं भी जज रहा हो, वहां पे न्यायाधीश रहा हो, जो भी कुछ रहा हो, कम से कम 5 वर्ष तक। ये लगातार है ना, कि वो उसकी बात करे तो कम से कम 5 वर्ष तक लगातार वो क्या रहा हो, हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। या फिर यदि कहा जाए हर व्यक्ति हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं हो सकता हो तो 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा। अधिवक्ता मतलब एडवोकेट। अब आपस से बात आ जाती है वकील और लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है। लॉयर और एडवोकेट यदि कहा जाए तो जो व्यक्ति लॉयर होता है वही बनता है एडवोकेट। लेकिन ये आप उन्हें किसी व्यक्ति ने बीए, एलएलबी वगैरह कर लिया, एलएलएम कर लिया तो लॉयर हो सकता है, लेकिन एडवोकेट नहीं। एडवोकेट बनने के लिए उस व्यक्ति को बार काउंसिल जो होती है एडवोकेट से रिलेटेड, मतलब न्यायपालिका में बार काउंसिल आप होता है, उससे उसको एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। और जब व्यक्ति को लाइसेंस मिल जाता है तो उसे ही कहा जाता है एडवोकेट। जो एडवोकेट होता है यही व्यक्ति कोर्ट में केस लड़ सकता है, लॉयर केस नहीं लड़ सकता है। लॉयर के पास में कोर्ट में केस लड़ने का ये नहीं है। हाँ, आपने ग्रेजुएशन कर लिया वो है, आप जब कोई सी एग्जाम पास करेंगे तभी आप शासकीय कर्मचारी बनेंगे। बार काउंसिल का आप लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे तो आप एडवोकेट बन जाएंगे, नहीं तो आप लायर है तो ही। सभी एडवोकेट लायर होते हैं लेकिन सभी लायर एडवोकेट नहीं होते हैं। आप देखेंगे सभी जितने भी एडवोकेट होते हैं वो लायर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें एलएलबी एलएलएम किया ही किया है। लेकिन सभी लॉयर एडवोकेट नहीं होंगे, जरूरी नहीं कि सबने बार काउंसिल से वो ले सका है। दूसरी बात, जो व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन वगैरह से पढ़ के आते हैं, जो ये करते हैं, उन्हें कहा जाता है बैरिस्टर। जैसे महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, तो सब चीजें वही है। लॉयर भी होता है, एडवोकेट भी होता है, बैरिस्टर भी होता है। तो बैरिस्टर उसे कहा जाता है जो दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड वगैरह से इसकी कानून वगैरह की डिग्री लेकर के आते हो। हाँ, तो 10 वर्ष अधिवक्ता रहा। अब मुझे एक बताओ, भारत का नागरिक भी रह चुका है 5 वर्ष तक लगातार और 10 वर्ष तक लगातार। लगातार मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं कि 1 साल चालू किया न्यायाधीश बने, छोड़ छाड़ दिया, 5-1 साल बिजनेस किया, अपना जो काम किया वो काम किया ना, वापस आ गया भैया इतने समय हो गया मेरे को ये कर दो। कम से कम 5 वर्ष तक लगातार हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा हो। हाँ हाँ, सब जगह, बिना इसके तो बाहर से तो कई भी चीजें करके आ जाए। आप देखिए लोग एमबीबीएस का ऐसा चल रहा है क्रेज, कितने लोग एमबीबीएस बाहर से करके आए और यहाँ की एग्जाम ही नहीं फाइट होती है। एग्जाम ही नहीं फाइट होती है तो वहां से पढ़ने के बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तुम यहाँ पर चीजें करने के बाद में तुम्हें सब चीज देना पड़ेगी जो अपने डिपार्टमेंट के। अब ये 3 तो हर कोई प्राप्त कर लेता है,
लेकिन जो चौथी कंडीशन आती है, अब ऐसे में तो इतने सारे सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आवेदन आ जाएगा, हर कोई आ जाएगा, हर कोई। भाई ये नहीं हुआ होगा तो ये होगा, इसमें से दो में से कोई भी एक चीज होना चाहिए। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है कि वह राष्ट्रपति की नजर में कि राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार, राष्ट्रपति की नजर में मतलब राष्ट्रपति की नजर में मतलब अरे जान पहचान का नहीं, अब राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा आप चीजें सीधी सी घूम घाम के वही पे आ जाती है। राष्ट्रपति की नजर में विधि का कानून का जानकार हो, जब जो व्यक्ति विधि का कानून का जानकार होगा वही जाएगा वहां पर। अब ये तीन कंडीशन तो भारत का नागरिक 5 वर्ष तक लगातार हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष तक अधिकार मतलब अधिवक्ता रहा हो, या 5 वर्ष तक न्यायाधीश, राष्ट्रपति की नजर में विधि का जानकार होगा वही व्यक्ति जाएगा कहां पर, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के तौर पे। ये चीज समझ में आई, यही 124 का 3। अब अपन आएंगे राष्ट्र वहां पर नियुक्ति कैसे होती। जैसे ये तो आपको कहा कि ये नियुक्त होने के लिए प्रोसेस भी तो होगी, हर व्यक्ति थोड़ी नहीं चले जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, नहीं सब जगह कंपटीशन कहाँ नहीं है ना। आपने देखना उस लाइसेंस में आपने देखा होगा, अभी हम पूरा ये न्यायपालिका को पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें माइलाट माइलाट बिल्कुल माइलाट इस प्रकार से ही करते, इज्जत से कोई बहस नहीं करता है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के इसमें चाहे इसको जेल में भिगवा उठवा ले, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट मतलब न्यायालय ने यदि कोई बात कही ऐसा मतलब ऐसा ही, अब तुम कुछ नहीं, और जज होगा ऐसा होता है साहब 6 महीने की सजा माफ कर 1 साल 2 साल कुछ भी नहीं, वो सुनते ही नहीं है। और आपने देखा कि आखिरी जो फाइनल डिसीजन आता है, पेन चलाते चलाते नींद तोड़ के पेन से आखिरी चीजों में आप पढ़ेंगे इसको भी अपन समझ। तो ये 124 का 3 भी समझ में आ गया। अब अपन पढ़ेंगे 124 का 2। देखो एक में तो होता है कितने जज होंगे, क्या चीज होगी, इसमें होता है 103 में कि ये होता है कि इनको क्या क्या न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे 124 के 2 में नियुक्ति कैसे होती। अब इसको समझना, यहां पे खेला करने वाला था सरकार, सरकार यहीं पे बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि खेला होने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 124 का 2 इसको प्रॉपर तरीके से आज मैंने अब यहां पर देखेंगे हम ये हो गई योग्यताएं, ये हो गई इसकी नियुक्ति। अब आप देखेंगे कि नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अब चीजें दिक्कत फंसती कहां पे है, आपने देखा कि न्यायपालिका खुद स्वतंत्र रहना चाहती है। आपने देखा जो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है वो किसी प्रकार के बाउंडेशन में नहीं आना चाहता है। यदि आपको पिताजी ने बोला कि यार बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है पढ़ाई करता है तो ठीक, पिताजी ने कहा हो भैया चले जाओ, लेकिन तुमने यहाँ पे इतने कांड करे कि पिताजी ने कहा एक काम कर, रहे इंदौर में कैमरा लगा देते, सीसीटीवी कैमरा तेरे कमरे में, कि तू दिन भर पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, लेकिन चीजें नहीं हो रही। तो कहां से नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही चाहता, मतलब न्यायपालिका खुद चाहती कि वो स्वतंत्र रहे। दूसरी बात आपने देखा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है करता कौन है, राष्ट्रपति करेगा। अब इसको यहां पे समझना कि यहां पर नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आपने जब विधायिका देखी, चीजें पढ़ी थी, जब आपने देखा कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बात मानने के लिए बाध्य है, मंत्री परिषद की बात तो मानना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति है ना, और नहीं मानोगे नहीं ऐसी चीज होगी तो ये महाभियोग लाएंगे। तो अब राष्ट्रपति बात मानने के लिए बाध्य किसकी है, विधायिका, मतलब मंत्री परिषद मंत्रिमंडल की बात करें, इसकी बात मानने के लिए बाध्य है।
दूसरा, मंत्री परिषद और ये चीजें काय में आती है, विधायिका वाले पार्ट में आती, मतलब एक प्रकार से राज्यपाल तो ये अब इस न्यायपालिका के भी ऊपर चलने लगेगी, किसकी, एक प्रकार से विधायिका देने लगेगी। दूसरा, न्यायपालिका खुद चाहती है कि हम स्वतंत्र रहे, मतलब न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये खुद स्वतंत्र रहना चाहता है। अब बात फंसती है इनके बीच में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चाहता कि यदि हम न्यायपालिका में कुछ करना चाहे तो किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और ये बोलते हैं कि हमारे पास में हम मंत्री परिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, और इसके अकॉर्डिंग अब यहां पे फंसता है कॉन्ट्रोडिक्ट वाला पार्ट। अब कॉन्ट्रोडिक्ट वाला पार्ट फंसता है और यहीं से जो चीजें चालू होती है, कॉलेजियम पद्धति और न्यायिक, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब सर आगे इसको अपन थोड़ा सा समझने में लंबी प्रोसेस है, इसको अपन समझते हैं कल। यहीं से आपको आ जाएगा कॉलेजियम पद्धति। आपने देखा कि यदि कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है तो कौन बनता है और कैसे, जैसे आप देखेंगे कि अभी BR गवई साहब गए तो जस्टिस सूर्यकांत जी बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने नंबर के हैं? 53 नंबर के। ये चीजें आप देखेंगे, इन चीजों को बहुत बार पूछा ही जाता है, ये चीजें पूछी जाती। अब यहां से क्योंकि कॉलेजियम भी यहीं से समझ में आएगा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी आएगा, और सरकार खुद चाहती है कि हर जगह हमारा सिकंजा कसे। और न्यायपालिका जब आ जाती है कि जब किसी को बोलना हो तो वो बोल देती कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, खत्म। 99वां अमेंडमेंट जो हुआ था, 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया था, वो यही था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो कॉलेजियम पद्धति में केवल और केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज ही होते हैं। और सरकार खुद चाहती थी हमारा भी इनरोलमेंट बढ़े। आपने देखा होगा कि भूपा जी को जीवन में ऐसे पूछेंगे नहीं, और आखिरी में यदि उनको शादी में नहीं पूछा तो आखिरी बोलते मैं शादी में नहीं आऊंगा। जबरदस्ती इज्जत करवाना चाहते, सरकार खुद चाहती थी कि जबरदस्ती हम न्यायपालिका में भी घुसे, लेकिन न्यायपालिका ने आखिरी में क्या किया, न्यायिक नियुक्ति आयोग को ही खत्म कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे इसको, कल पढ़ेंगे क्योंकि अभी और ज्यादा जाएंगे। हाँ, 15 नवंबर के, अच्छा 15 नवंबर के इसमें आर्टिकल 74, हाँ क्या बोल रही प्रीति, 15 नवंबर के, अच्छा उसमें 15 नवंबर में आए, नहीं बढ़िया, अच्छी चीजें आप देखिए ना, तो ऐसे लोगों को देखो तो मोटिवेशन खुद आएगा कि हाँ यार, करने वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और दूसरा हम कहें, कुछ व्यक्तियों को सडनली चीजें मिल जाती है, वो भी व्यक्ति होता है, और जो बहुत सारे स्ट्रगल के साथ में मिलती है वो भी व्यक्ति होता है। लेकिन जो स्ट्रगल के साथ में निकला होगा उसमें मैच्योरिटी इतनी खतरनाक होगी, इतनी खतरनाक मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी स्ट्रगलिंग भी उसने उस लेवल का देख रखा होगा कि उसे कोई गिरा नहीं सकता। लिफ्ट जल्दी से ऊपर ले जाती तो गिरा भी देती, सीढ़ियों से चढ़ने वाला जब चढ़ता है ना तो फिर उस लेवल तक कांस्टेंट लेवल पे रहता है। चलो अपन देखेंगे कल, और आप कोशिश ये रहेगी न्यायपालिका में पढ़ेंगे इतनी अच्छी, भगवान करे तुमको कभी जरूरत ना पड़े न्यायपालिका की, लेकिन न्यायपालिका की जरूरत पड़ जाए तो निपटना आना चाहिए, वैसी उस लेवल की चीजें पढ़ लेंगे कम से कम। नहीं आपको नहीं पढ़े तो किसी अच्छे व्यक्ति को जरूरत रहे तो उसको सलाह तो दे ही दो, क्योंकि हकीकत कहा जाए सही ज्ञान देने वाली नहीं दुनिया में है, भड़काने वाले तो 50 है। हाँ, कि भड़काने वाले 50 है क्यों कैलाश। चलिए आज की क्लास अपन यहीं रोकते हैं।